हाँ भाइयों, ऑनलाइन वालों आवाज आ रही है? अरे ऑनलाइन वालों आवाज आ रही है क्या? बोलो। हाँ भाई, गुड इवनिंग। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। अब ये बताओ कहाँ तक पढ़ाया था? गेस्टुला पढ़ाना है? चलिए फाइन, वेरी गुड। बातचीत नहीं, चुपचाप आराम से। हाँ, बंद किया। आओ भाई तीनों। चलो सुनो पहले। देखो क्या होता है, सुनो। मोरूला और ब्लास्टुला स्टेज कल मैंने आप लोगों को पढ़ा दी थी ना? पढ़ा दी थी ना? हाँ तो आगे सुनो फिर। क्या होता है देखो, गैस्टुला स्टेज वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट स्टेज इन द एंटायर एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। आप कहेंगे सर व्हाई एंड हाउ? इसलिए क्योंकि इसमें तीन जर्म लेयर बनेगी और आप और हम जर्म लेयर से ही बने। मैं ही बता देता हूँ, डेज कल वाला ब्रीफ कर देता हूँ फटाफट, है ना? शांति से सुनना, देखो सब कुछ इंपॉर्टेंट है। फर्टिलाइजेशन के 3 to 4 डेज बाद मोरूला बना। 6 सेल अप टू सॉरी 8 सेल वो फेलोपियन ट्यूब में, आफ्टर 8 सेल यूटेराइन केविटी में, और 32 सेल ब्लास्टोसिस स्टेज होती है। मोरूला जो था सॉलिड बॉल लाइक स्ट्रक्चर है और मलबरी लाइक अपीयरेंस है, इसलिए मोरूला बोल दिया। ब्लास्टुला में केविटी बनती है, क्या बनती है? और सेल में लेबर का क्लासिफिकेशन हो जाता है कि अंदर आर्ट वाली एम्ब्रियो बनाएगी और बाहर वाली जो थी वो एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन बनाएगी, जो फिलहाल अभी ट्रोफोब्लास्ट और एमनियोजेनिक सेल है। कौन कौन सी सेल है? ट्रोफोब्लास्ट और एमनियोजेनिक सेल। और केविटी को आप ब्लास्टोसील बोल देते हो। और चूंकि सिस्ट इसलिए बोला क्योंकि यूट्रस में भी इंप्लांट नहीं हुआ है यूट्रस, लेकिन अभी से इसको नरिशमेंट प्रोवाइड करवा रहा है, तो आपने वो नरिशमेंट जो है वो लिक्विड की फॉर्म में आता है, तो उसी को यूटेराइन मिल्क बोल दिया और ओवरऑल स्ट्रक्चर को बोल दिया ब्लास्टोसिस। क्या बोल दिया? और 32 सेल स्टेज होती है। याद रखना, वो जो ट्रोफोब्लास्ट होता है ना, वो लाइटिक एंजाइम बनाता है। क्या बनाता है? और लाइटिक एंजाइम की वजह से ही बाहर जो जोना पेलुसिडा और फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन थी उसको ये डिसोल्व करेगा फर्टिलाइजेशन का 6 से 7 डेज बाद। जैसे ही बात करें जोना पेलुसिडा हटेगा, अब ट्रोफोब्लास्ट की सेल सीधा एक तरह से यूट्रस की एंडोमेट्रियम के टच में आ गई और ये इसको तोड़ेगी और इम्प्लांटेशन करेगी। क्या करेगी? तो एक बात बताओ, जोना पेलुसिडा एक्टोपिक प्रेगनेंसी से प्रिवेंट करेगी नहीं करेगी? क्योंकि जब तक जोना पेलुसिडा होगा इम्प्लांटेशन नहीं होगा। और यदि किसी फीमेल का सीलियरी मूवमेंट जरूरत से ज्यादा स्लो है तो फेलोपियन ट्यूब में 6-7 दिन निकाल देगा तो उधर ही इम्प्लांटेशन हो जाएगा। तो सीलियरी मूवमेंट स्लो होने के केस में एक्टोपिक प्रेगनेंसी हो जाती है, क्योंकि जोना पेलुसिडा 6-7 दिन बाद तो डिसोल्व होगा, क्योंकि ट्रोफोब्लास्ट एक लेयर बनेगी और ट्रोफोब्लास्ट की सेल लाइटिक एंजाइम बनाती है। और यही लाइटिक एंजाइम बाहर जितनी भी मेम्ब्रेन से, चाहे वो फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन हो चाहे जोना पेलुसिडा हो, सभी को डिसोल्व करेगी और फिर फाइनली इम्प्लांटेशन होगा। और इम्प्लांटेशन फर्टिलाइजेशन के 6 या 7 दिन बाद ब्लास्टोसिस स्टेज का होगा। अरे बोलो। अच्छा, अभी भी चल तो क्लीवेज ही रहे ना। और क्लीवेज कब तक चलते हैं ह्यूमन में? एंड स्टेज ऑफ गैस्ट्रुला कहां तक चलते हैं? अब सब लोग इधर देखो, क्या होता है मेरे भाई कि इम्प्लांटेशन हुआ, लेकिन इम्प्लांटेशन इधर देखो, ये यूट्रस की वॉल है, ये यूट्रस यूट्रस की वॉल है। एंडोमेट्रियम में वो जाइगोट इम्प्लांट हुआ। अरे मतलब हम सेलुलर पढ़ रहे, माइक्रोस्कोपिक होती है वो चीज। वो इम्प्लांट हुआ, लेकिन अभी सुपरफिशियली है, हम उसको ब्लास्टोसिस बोलेंगे, इम्प्लांटेशन भी मान लेंगे। लेकिन वो अंदर तक जाएगा, बरीड होगा, अंदर तक जाएगा, काफी अंदर तक जाएगा। क्योंकि यदि सुपरफिशियली हुआ तो फिजिकली भी थोड़ा सा जर्क लगा फीमेल को तो वापस नीचे आ जाएगा। अरे बोलो। तो क्या होगा, वो अगले 5 दिन अंदर धसता ही जाएगा, बरीड होता जाएगा। और 5 दिन वो अंदर जाता जाएगा और जितना डेप्थ में जा सकता है एंडोमेट्रियम की उतनी डेप्थ में जाएगा। और अगले 5 दिनों में वो डेप्थ में जा रहा है जा रहा है, लेकिन मीन वाइल उसके अंदर की तरफ गैस्ट्रुलेशन स्टेज भी फिनिश हो जाती है।
यानी गैस्ट्रुला स्टेज एक रनिंग फॉर्म में आती है, जब इम्प्लांटेशन चल रहा है चल रहा है चल रहा है चल रहा है, मीनवाइल गैस्ट्रुलेशन स्टेज भी फिनिश होगी। यानी गैस्ट्रुलेशन स्टेज 7वें दिन स्टार्ट हुई और नेक्स्ट 5 दिन में होगी, तो 7 + 5 12th डे। कौन सा डे? तो 12th डे वो जाइगोट फाइनल अपने डेस्टिनेशन पर पहुंच जाएगा और गैस्ट्रुलेशन भी फिनिश हो जाएगा, और गैस्ट्रुला के बाद क्लीवेज भी खत्म हो जाते हैं। याद करो, क्योंकि अब हर सेल का कैरियोप्लाज्मिक इंडेक्स नॉर्मल बॉडी सेल के इक्वल हो चुका है, और अब नॉर्मल माइटोसिस चलेंगे। क्या चलेंगे? और गैस्ट्रुला के बाद फिर तो ऑर्गन बनना स्टार्ट हो जाता है। समझ में आ रहा है? मोरूला फेलोपियन ट्यूब से लेके यूटेराइन कैविटी 3 से 4 दिन, 8 to 16 से। ब्लास्टुला यूटेराइन कैविटी और इसी हाल में इम्प्लांटेशन फर्टिलाइजेशन के 6 या 7 दिन। इम्प्लांटेशन फाइनली अंदर तक जाएगा, इसमें 5 दिन लगेंगे अंदर तक ब्रीड होने में, अंदर तक धंसने में, बहुत अंदर तक, जितना अंदर जा सकता उतना जाएगा, क्योंकि इंटरस्टिशियल इम्प्लांटेशन है तो काफी अंदर तक जाएगा। तो मीनवाइल वो इम्प्लांटेशन कर रहा है, मतलब अंदर ब्रीड हो रहा है, लेकिन उसके अंदर के अंदर ही गैस्ट्रुलेशन स्टेज हो जाएगी और क्लीवेज वाला पार्ट भी खत्म हो जाएगा। नाउ गैस्ट्रुलेशन स्टेज कंसीडर वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट स्टेज, वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट स्टेज इन द एंटायर एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, क्योंकि इसमें पहली बार जर्म लेयर्स बनेगी। क्या बनेगी? और याद करो, आप और मैं जर्म लेयर से बने। किससे बने? किससे बने? जर्म लेयर से। तो पहले तो मैं इम्प्लांटेशन का डायग्राम बनाता हूँ कि इम्प्लांटेशन कैसे होता है, और इम्प्लांटेशन मोस्ट फेवरेबली फंडस पे होता है। कहाँ होता है? फंडस पे। इधर देखो सब लोग, इधर देखो, पहले इम्प्लांटेशन का डायग्राम बना देता हूँ, फिर मीनवाइल जो गैस्ट्रुलेशन स्टेज आई है उसमें क्या क्या चेंज आए फिर वो भी समझा दूंगा। इधर देखो, इधर इधर आराम से, हाँ हाँ देखो, अरे घुटने में चोट लगी हो तो झुका नहीं जाता, बात करें। जिम में स्क्वाट ज्यादा मार ली मैंने एक दिन। अब क्या बुढ़ापा आ गया ना इस वजह से। इधर देखो, इधर देखो, इधर। ठीक है, ये यूट्रस है। मैं सारा साइकिल ही बता देता हूँ ना, कल जो पढ़ा था वो भी से डायग्राम बना देता हूँ, एनसीईआरटी ने भी ये डायग्राम बना रखा है। ठीक है, सुनना, किधर बना देते, इधर बना देता हूँ। ये इंट्राम्यूरल, फिर ये स्थमस, और ये एम्पूला। क्या? फूला फूला। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हाँ हाँ ठीक है भाई, समझ गया मैं। ठीक है ये ठीक है, ओवरी ओवरी बनाने की जरूरत ही नहीं है। एक्चुअली ये एब्डोमिनल ऑस्टियम, यदि अंडा केच होता है, और 99% में केच ही होता है भाइयों, इधर देख लो, यदि वो केच होता है तो केच होते सीधा ये एम्पुला में गिरेगा। ठीक है, याद रखना क्लीवेज ही होते हैं, तो मैं डायग्राम में साइज तो वही रखनी है, तो बड़ा बना देता हूँ, पीछे तक नजर भी आ जाए, ऑनलाइन वालों को ढंग से नजर आ जाए। ये जो रिलीज हुआ है ना, जिस दिन रिलीज हुआ है, ये है भाइयों सेकेंडरी यूसाइट। क्या है ये? रुक जाओ, अब सेकेंडरी यूसाइट ही बात करें, स्पर्म टच करते ये बनेगा ओवम। क्या बनेगा? फिर स्पर्म उसके अंदर एंटर करते यही बनेगा जाइगोट। क्या बनेगा? अरे बनेगा ना। और यही फिर धीरे धीरे बात करें जो है 1 सेल स्टेज, इसी में लिख देते हैं, 2 सेल स्टेज, 3 सेल स्टेज, 4 सेल स्टेज, 6 सेल स्टेज, 8 सेल। देखो 8 सेल को मैंने अभी यहीं रखा है फिलोपियन ट्यूब में, अभी उसको फाइनल यूट्रस में नहीं लेंगे, इसको फाइनली मैं लिख देता हूं। ये है बात करें जो है 8 सेल डेवलपिंग मोरूला, 8 सेल मोरूला, क्योंकि 8 को तो डेवलपिंग ही बोलते हैं। बोलो। फिर जैसे 16 होगा ये यूटेराइन केविटी में आ जाएगा, इसको कहीं भी कर देते हैं, बात करें कहीं, जहां तुम्हारी मर्जी है करो। ये 16 सेल इससे ये यूटेराइन केविटी में, कौन सी केविटी में? यूटेराइन केविटी, डेवलप्ड मोलुला। ठीक है, फिर ये अच्छा यहां से लेके यहां तक आने में 3 से 4 दिन। ठीक है, सेलियर मूवमेंट होता है। फिर जैसे 32 सेल स्टेज आती है, कौन सी स्टेज आती है? 32 सेल स्टेज आते हैं, ये यूट्रस में बात करें इम्प्लांटेशन करेगा, ये 32 सेल स्टेज है। देखो साइज नहीं बढ़ाई मैंने, क्यों? क्योंकि क्लीवेज हो रहे। क्या हो रहे भाइयों?
अंदर केविटी बन रहा है, जो हो रहा है जो होने दो, हम फाइनली साइज नहीं बढ़ाएंगे क्योंकि अभी सिर्फ क्लीवेज चल रहे। क्या चल रहे भाइयों? क्लीवेज चल रहे। और 32 सेल स्टेज में इम्प्लांटेशन करेगा क्योंकि 32 सेल स्टेज में बनता है ट्रोफोब्लास्ट। क्या बनता है? और ट्रोफोब्लास्ट लाइटिक एंजाइम बनाता है। क्या बनाता है? और लाइटिक एंजाइम क्या करेगा? बाहर जो जोना पोलिसोइडल फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन थी उनको डिसोल्व कर देगा। और जोना पोलिसोइडल फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन अप टू 16 सेल रहेगी, अप टू 16। उसका अलग से डायग्राम बना लेंगे हम लोग, सॉरी बना लिया कल। अब इधर देखो, ये इम्प्लांटेशन करेगा तो कुछ दीवारों को तोड़ेगा। अच्छा, एनसीईआरटी ने इम्प्लांटेशन यहां बता रखा लेफ्ट साइड पे, होने में कहीं भी हो सकता है, यहां भी हो सकता है। इसको 3D में इमेजिन करो, इधर 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 उसकी मर्जी कहीं भी हो जाए, लेकिन मोस्ट फेवरेबली कहां होता है? क्योंकि फंडस एक्चुअली सीधा नहीं होता, ये से टोन होता है। तो अंडा जब आता है तो सीधा फंडस से ही टकराता है। अरे बोलो। और ये चूंकि म्यूकस है उसी में उलझा हुआ है, और ये म्यूकस कॉर्पस ल्यूटियम की वजह से, बोलो बोलो बोलो, समझ में आ गया? तो उसी म्यूकस की वजह से फंसा रहता है, कहीं इधर उधर जाता नहीं। अब इधर देखो, ये कुछ दीवारों को तोड़ता हुआ, कुछ दीवारों को तोड़ता हुआ ये जो जाइगोट है बात करें, ये अंदर बरीड होगा। और जैसे अंदर जाएगा, ये ब्लास्टोसिस स्टेज का फर्टिलाइजेशन के 6 या 7 दिन बाद इंप्लांटेशन हो गया। किसके? 6 या 7 दिन बाद इंप्लांटेशन हो गया। लेकिन ये काफी गहराई में जाएगा। क्यों? क्योंकि सुपरफिशियल थोड़ा रखना है उसको, बहुत अंदर पहुंचाना है। तो याद रखना, ब्लास्टोसिस स्टेज में इंप्लांटेशन हो गया, लेकिन ये अंदर काफी जाएगा 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 जाएगा, और अंदर जाने जाने जाते 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 इसको 5 दिन लगेंगे। कितने दिन लगेंगे? क्योंकि अंदर दीवार है, उनको तोड़ने फोड़ने में बहुत टाइम लगेगा, और अंदर तक ब्रीड होगा। और अंदर जाता जाता यू मानो एंडोमेट्रियम के सबसे अंदर की तरफ चला गया, बात करें ये। और याद रखना, ये यहां से लेके यहां तक पहुंचा, 5 दिन लगे। और इन 5 दिनों में इसके अंदर की तरफ गैस्ट्रुलेशन भी फिनिश हो गया। क्या भी फिनिश हो गया? मैंने अभी भी साइज नहीं बढ़ाई है, बोलो क्यों? क्लीवेज ही चल रहे हैं अभी, अभी क्लीवेज ही चल रहे हैं, साइज नहीं बढ़ा सकते हम लोग, क्लीवेज ही चल रहे हैं। चलिए, सबसे पहले तो ये कि जिन सेल को इसने तोड़ा है भाई, उनको रिपेयर करो, नहीं तो नीचे भी आ सकता है वापस। अरे बोलो, वापस बाहर भी आ सकता है। तो उनको रिपेयर करेंगे तो फटाफट यहाँ पर कुछ सेल और फाइब्रस आएंगे और इसको रिपेयर करेंगे। और इसको हम लोग बोलते हैं भाइयों क्लोजिम कोएगुलम। क्या बोलेंगे? जिंको एगुलम, जो की बात करें जो है फाइब्रस और सेलुलर प्लाग होता है। अरे बोलो। फिर जैसे ही प्रेगनेंसी हो जाती है, अब प्रोजेस्ट्रॉन तो अगले 9 महीने तक रहेगा। तो ड्यू टू मोर अवेलेबिलिटी ऑफ प्रोजेस्ट्रॉन, ज्यादा सीक्रेटरी नेचर यूट्रस का डेवलप होगा। या अर्बोरविटी यूट्राई भी ज्यादा सिक्रेशन बनाएंगे, और इतना सिक्रेशन बनाएंगे, इतना बनाएंगे कि ज्यादा गाढ़ा म्यूकस होने की वजह से धीरे 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 कुछ दिनों बाद ये आर्बोरविटी विटराई के जो सिक्रेशन है, ये इसी को बात करें ब्लॉक कर देंगे, और सर्विक्स एक तरह से ब्लॉक हो जाएगी। और इसको हम लोग बोलेंगे सर्वाइकल प्लाक। क्या बोलेंगे? और ये म्यूकोसा का बना होता है। किसका बना होता है? यानी फीमेल वंस गेट प्रेग्नेंट, उसका सर्विक्स ब्लॉक हो जाता है, चोक हो जाता है, सीज हो जाता है, ताकि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी कोई भी इंफेक्शन भी ऊपर ना पहुंच सके। अरे बोलो। और एक बार ये बंद हो गया तो बोलो नेक्स्ट टाइम ये ओपन कब होगा? एट द टाइम ऑफ पार्चुरेशन। एट द टाइम ऑफ, समझ में आ रहा है? नहीं आया? आ रहा है? आगे सुनते जाओ कहानी की फॉर्म में, और अगला भी जो पार्ट आएगा वो भी इसी की कहानी है। ठीक है, ये इम्प्लांटेशन हो गया। अब भाइयों, जैसे फीमेल प्रेग्नेंट हुई, आई मीन फर्टिलाइजेशन हो गया, इम्प्लांटेशन के बाद ही फाइनल प्रेगनेंसी बोलते हैं, क्योंकि एचसीजी तो उसके बाद ही आता है। क्योंकि जैसे ट्रोफोब्लास्ट ये था, ट्रोफोब्लास्ट जैसे इम्प्लांट होता है फटाफट वो लाइटिक एंजाइम की जगह, अब फटाफट से बात करें, लाइटिक एंजाइम के साथ साथ अब एचसीजी बनाता है। क्या बनाता है? और वो एचसीजी ब्लड में जाएगा, और जिधर की ओवरी है उस ओवरी में कॉर्पोस्यूटम को मेंटेन कर लेगा। उसको क्या पता कहां है, तो ब्लड के थ्रू जाएगा, जहां मिलेगी वही मेंटेन कर लेगा। बोलो बोलो बोलो। और मेंटेन हो गया। तो अब शुरू के 4 मंथ तक, इनिशियल 4 मंथ तक, क्योंकि याद रखना अभी इनिशियल 4 मंथ तक प्लेसेंटा वेल डेवलप नहीं हुआ है। अब वेल डेवलप प्लेसेंटा फर्टिलाइजेशन के 3 से 4 महीने बाद बनता है। कितने महीने बाद बनता है? 4। और प्लेसेंटा बनना शुरू होता है 3 से 4 वीक बाद। कितने बाद? प्लेसेंटा बनना स्टार्ट होता है 3 से 4 वीक के बाद, और वेल डेवलप प्लेसेंटा बनता है 3 से 4 मंथ के बाद। समझ में आया? तो जब तक वेल डेवलप प्लेसेंटा नहीं बनेगा भाइयों, प्रेगनेंसी मेंटेन करने के लिए एकमात्र सोर्स होता है कॉर्पस ल्यूटियम। कौन होता है? और वो कॉर्पस ल्यूटियम लगातार प्रोजेस्टेरोन एस्ट्रोजन बनाता रहेगा। तो एक बात बताओ, फुल स्पीड से दीवारें और मोटी होगी नहीं होगी? यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन स्टेबल होंगे नहीं होंगे? दीवारें मेंटेन होगी नहीं होगी? और फिर तो अंदर की तरफ इम्यूनिटी फ्लूइड बनना स्टार्ट हो जाता है, थोड़ी देर बाद पड़ेगी। तो सुनना,
जैसे ही फीमेल प्रेग्नेंट होगी, अब उसकी एंडोमेट्रियम को एंडोमेट्रियम नहीं बोलेंगे, उसका नाम हमने चेंज कर दिया और उसको बोलेंगे डेसिडुआ। क्या बोलेंगे? जैसे ही फीमेल में इम्प्लांटेशन हो जाएगा, अब उसका एंडोमेट्रियम अगला 9 मंथ तक, नेक्स्ट 9 मंथ तक वो लगातार बात करें साइज में ग्रो करेगा। वेल डेवलप्ड एंडोमेट्रियम ऑफ अ प्रेग्नेंट फीमेल इज कॉल्ड डेसिडुआ। क्या बोला उसको? और डेसिडुआ, अब डेसिडुआ सारा डेसिडुआ, जैसे मैं आपको बोलूं ये भी डेसिडुआ है, ये भी डेसिडुआ है, ये भी डेसिडुआ, सब डेसिडुआ है, हर चीज डेसिडुआ है। जो जो एंडोमेट्रियम है मिड लेयर है, क्योंकि आउटर मोस्ट पेरीमेट्रियम होती है, फिर एक मायोमेट्रियम होती है और एंडोमेट्रियम है। तो पूरी एंडोमेट्रियम को आप डेसिडुआ बोलोगे, लेकिन हम इसको फर्दर डिफ्रेंशिएट कर देंगे। हम इसको फर्दर और ज्यादा बात करें, डिफ्रेंशिएट करेंगे कैसे? सुनना, इधर देखो सब लोग। एक्चुअली क्या होता है जब इम्प्लांटेशन होता है? क्या होता है? इम्प्लांटेशन। तो इस ये जो मोरुला, ब्लास्टुला, गेस्टुला, ब्लास्टुला सॉरी, तो ब्लास्टुला में याद करो, यहां पर बात करें जो इनर 8 सेल थी, अरे थी ना, रेड कलर से मैंने बनाई थी। बाहर की तरफ ये ब्लू कलर की ट्रोफोब्लास्टिक सेल, और यहीं पर थी एमनियोजेनिक सेल। कौन सी सेल थी? एक्चुअली मोस्टली इम्प्लांटेशन उसी के ऊपर वाले पार्ट से होता है। क्यों? क्योंकि वहां से लाइटिक एंजाइम ज्यादा बनता है। अरे बोलो। और धीरे धीरे वही अंदर जाता 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 जाएगा। अब सुनना भाई, जो प्लेसेंटा होता है, प्लेसेंटा इज अ कनेक्शन इन बिटवीन द माँ एंड बच्चा। माँ और बच्चा दोनों के बीच का कनेक्शन होता है प्लेसेंटा। ढंग से सुनना। तो प्लेसेंटा माँ का ऑब्वियसली बात है, कौन बनाएगा? एंडोमेट्रियम। कौन बनाएगा? तो मायोमेट्रियम थोड़ा ना बनाएगा, बस वो तो एनलार्ज होता जाएगा, फैलता जाएगा, खिंचता जाएगा, लेकिन एंडोमेट्रियम प्लेसेंटा बनवाएगा। तो याद रखना, अपने को पता है कि यार बच्चा ऑलरेडी एंडोमेट्रियम के बीचों बीच रखा हुआ है, लेकिन एंडोमेट्रियम का वो वाला पार्ट माँ की साइड से जो बच्चे में प्लेसेंटा बनवाएगा। क्या बनवाएगा? तो ऑब्वियसली बात है, नॉर्मली क्या होता है, देखो बात करें इम्प्लांटेशन हुआ तो इस वाली साइड पर एमनियोजेनिक सेल थी और उसी साइड से प्लेसेंटा बनता है, तो माँ का भी फिर ये वाला टिश्यू तो पार्टिसिपेट करेगा प्लेसेंटा बनाने में। बोलो। वैसे चारों तरफ डेसिडुआ ही है। अब मैं ये बोलूं कि ये भी डेसिडुआ है जो मैंने बनाया, तो डेसिडुआ ही है, लेकिन अब इसका नोमेनक्लेचर थोड़ा थोड़ा सा हम डिफरेंशिएट करते हैं इसको। वो वाला पार्ट माँ वाली साइड में होने में ये भी डेसिडुआ है, ये भी डेसिडुआ है, ये भी डेसिडुआ है, ये भी डेसिडुआ है, सब डेसिडुआ है, लेकिन नोमेनक्लेचर हमने चेंज कर दिया। माँ वाली साइड से वो वाला मटेरियल टिश्यू जो सिर्फ प्लेसेंटा बनाने में पार्टिसिपेट करेगा, उस वाले पार्ट को हम लोग बोल देंगे डेसिडुआ बैसिलिस। क्या बोलेंगे? ये प्लेसेंटा फॉर्मेशन में हेल्प करेगा। किसमें हेल्प करेगा? प्लेसेंटा। और ये भी अच्छा, होने में सब एक ही है, एक ही है, जो बच्चों को चारों तरफ से कैप्सूल की फॉर्म में कवर कर लेगा और जो प्लेसेंटा बनवाएगा। अरे एक ही तो टिश्यू है, बस नोमेनक्लेचर कर दिया, डिफरेंशिएट कर दिया उस चीज को। बोलो। तो याद रखना, जो बच्चों को चारों तरफ से कवर करेगा पूरे 9 महीने तक, क्योंकि बच्चा ये ब्लू कलर का है, बस यही बड़ा होता जाएगा। अभी माइक्रोस्कोपिक है, ये बड़ा होता 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 इतना बड़ा हो जाएगा। तो सोचो कितनी दीवार एक्सपांड होती है। बोलो बोलो बोलो। और मायोमेट्रियम इसलिए तो लॉन्गेस्ट स्मूथ मसल बन जाती है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। तो सुनना, ये जो कैप्सूल की फॉर्म में बच्चों को कवर किए हुए है, उसको बोलेंगे डेसिडुआ कैप्सुलरिस। क्या बोलेंगे? और ये होगा भाइयों अराउंड एम्ब्रियो। कहाँ होगा? अराउंड एम्ब्रियो। और बाकी का जो डेसिडुआ है, फिर चाहे ये हो, ये हो, ये हो, ये हो, ये हो, तुम्हारी मर्जी है, जो लगा दो। बाकी को बोलेंगे डेसिडुआ वेरा या डेसिडुआ पेराइटेलिस। डेसिडुआ पेराइटेलिस रिमेनिंग, बाकी का बचा हुआ रिमेनिंग एंडोमेट्रियम, बाकी का बचा हुआ एंडोमेट्रियम। और याद रखना, तीनों को मिलाकर बोलेंगे भाइयों डेसिडुआ। क्या बोलेंगे? तो डेसिडुआ वास्तव में क्या होता है? वेल डेवलप्ड एंडोमेट्रियम ऑफ प्रेग्नेंट फीमेल। एक प्रेग्नेंट फीमेल की वेल डेवलप्ड एंडोमेट्रियम को, यानी जैसे इम्प्लांटेशन होगा बस आप उसको डेसिडुआ बोलोगे, और अगले नेक्स्ट 9 मंथ के लिए ये लगातार डेवलप होगा ही होगा, और उसी को आप डेसिडुआ बोल रहे हो। देखा जाए तो कैप्सुलरिस, बेसिलिस वगैरह एक ही चीज, लेकिन जो प्लेसेंटा में है वो उसको बेसिलिस बोल दिया। जो बाकी का बच्चा हो, जो बच्चों को चारों तरफ से कवर कर रहा है, उसको आप कैप्सुलरिस बोल दोगे। तो अब अपन बच्चे का भी डायग्राम बनाएंगे ना, तो ये आपको खुद को इमेजिन रखना पड़ेगा कि पूरा बच्चा एंडोमेट्रियम के बीचों बीच रखा हुआ है। कहाँ रखा हुआ है? बीचों बीच। अरे इंटरस्टिशियल इम्प्लांटेशन यही तो होता है भाइयों। बोलो। समझ में आ रहा है? नहीं आया? आया? सच्ची बोलो। अच्छे से आ गया? कोई डाउट है किसी को? नहीं है? पहले इस डायग्राम को चेप लो, फिर आगे चलते हैं जल्दी से।
ऑनलाइन वालों कोई डाउट हो तो पूछो। हाँ बना लिया भाइयों। चलो अब अपन पढ़ेंगे गेस्टुलेशन। क्या पढ़ेंगे? ओ मित्रों पीछे वालों इधर देखो। अच्छा एक बात बताओ, गैस्ट्रुलेशन स्टेज कब से लेके कब तक होती है? मैं बताऊं, इम्प्लांटेशन शुरू होने से लेके फाइनल तक पहुंचने में इसको 5 दिन लगते हैं। और मीनवाइल इसके अंदर गैस्ट्रुलेशन स्टेज फिनिश हो जाती है। अरे बोलो। लेकिन गैस्ट्रुलेशन स्टेज इज कंसिडर वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट स्टेज इन द एंटायर एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। कैसे? सुनो। इधर देखो, गैस्ट्रुलेशन स्टेज को मैं ब्लास्टुला से समझा देता हूं। क्योंकि एक्चुअली देखो, गैस्ट्रुलेशन स्टेज में जो चेंजेस आते हैं, चेंजेस तो बहुत सारे आते हैं, लेकिन हमारे नीट के सिलेबस में है नहीं। अब दूसरा ये है कि या तो मैं आपको पढ़ा दूं, एक लेक्चर और एक्स्ट्रा लगेगा। तुम लोग बोलने भी नहीं देते। या तो मैं आपको पढ़ा दूं, अच्छा आपको समझ में पूरा आएगा, लेकिन ये कि नीट में क्वेश्चन नहीं आएगा उसकी गारंटी मेरी है, नहीं आएगा। और दूसरा ये कि हम उसको स्किप करके जो पढ़ेंगे बस जो आएगा वहीं से आएगा। हाँ लेकिन चेंज आते हैं, वो चेंज मैं आपको बता जरूर दूंगा, क्योंकि एक्चुअली इसमें साइक्लिक डायग्राम बनते हैं। एपिब्लास्ट, हाइपोब्लास्ट, प्रिमिटिव स्टिक, आर्केंड्रोन, ब्लास्टोफोर।
उसमें 8-10 डायग्राम मुझे मिनिमम बनाने पड़ेंगे, तो यूं मानो आज का लेक्चर और कल का भी आधा उसी में कंज्यूम हो जाएगा। सेकंड, एनसीईआरटी में दूर दूर तक कुछ नहीं लिखा हुआ, और तीसरा क्वेश्चन ही नहीं आता। तो आपको हो तो मैं पढ़ा दूं, और आपको हो तो नहीं पढ़ाऊं। बताओ, तुम्हारी मर्जी, मैं पढ़ा दूंगा, मुझे कोई इशू नहीं है। नहीं पढ़े, चलो। तो गैस्ट्रुला स्टेज में जो जो नीट में आते हैं अपन उतना पढ़ लो, और हल्का फुल्का मैं थ्योरी जरूर बता दूंगा, डायग्राम से बिना काम से चला लेंगे। सुनो, देखो क्या होता है कि गैस्ट्रुला स्टेज इज कंसिडर वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट स्टेज इन द एंटायर एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। इसमें होता क्या है, मैं ब्लास्टुला के डायग्राम से इसको समझाता हूं। हम पढ़ गैस्ट्रुलेशन रहे हैं, हम पढ़ गैस्ट्रुलेशन रहे, लेकिन ब्लास्टुला के बाद क्या क्या चेंज आता है, इधर देखो, बात नहीं। ये बात करें आउटर मोस्ट लेयर, और इस लेयर को अभी हम लोग बोल रहे थे भाइयों, बोलो क्या बोल रहे थे, ट्रोफोब्लास्ट। क्या बोल रहे थे, क्या बोल रहे थे, ये ट्रोफोब्लास्टिक सेल्स है, ठीक है। और इन्हीं की जो कुछ सेल्स होती है उन्हीं को हम लोग बोलते हैं एमनियोजेनिक सेल्स, या इन्हीं को बोला जाता है सेल्स ऑफ रोबर। क्या बोला जाता है, रोबर। इनर 8 सेल मास 1 2 3 4 5 6 7 8, याद रखना हम सब इन रेड कलर की सेल से बने। ये ब्लास्टोसिस का डायग्राम था, किसका डायग्राम था। लेकिन इस ब्लास्टोसिस से ड्यूरिंग गैस्ट्रुलेशन स्टेज कुछ बड़े इंपॉर्टेंट चेंजेस आते हैं। अब वो बहुत सारे होते हैं होने में तो, लेकिन हमारे सिलेबस में नहीं है, तो हम जो सिलेबस में उतना ही पढ़ेंगे, ठीक है। नेसेसरी कुछ नहीं पढ़ेंगे, देखो, है ना। समझो क्या होता है कि सबसे पहले तो ये जो 8 सेल्स है, इन्होंने एम्ब्रियो बनाने का ठेका लिया। बोले हम यार एम्ब्रियो बनाएंगे। हमने कहा चलो ठीक है, आप एम्ब्रियो बनाओ। तो सबसे पहले तो इन सेल में, चूंकि जर्म लेयर बनानी है इनको 3, क्योंकि पहले जर्म लेयर बनेगी, अरे तभी तो एम्ब्रियो बनेगा। भाई आज आप और मैं, हम 3 जर्म लेयर से बने, एंडोडर्म एक्टोडर्म मेसोडर्म, अरे बोलो। तो सबसे पहले इनको बात करें, जर्म लेयर बनानी पड़ेगी। तो जर्म लेयर बनाने के लिए सबसे पहले इनको सेल को डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा। सर सेल डिफ्रेंशिएशन मतलब जैसे फर्स्ट बेंच पे 4 बच्चे बैठे हुए, 1 2 3 4, और सेकंड पे 1 2 3 4। सबसे पहले, अब इसको डिटेल से पढ़ेंगे तो नहीं पढ़ रहे हम लोग, हमने वो पार्ट स्किप कर दिया। सबसे पहले यू मानो इन आगे की 4 सेल को ऑर्डर मिला कि देखो भाई आपको बनाना है एंडोडर्म। क्या बनाना है, ठीक है। आप कहेंगे सर ये ऑर्डर कौन देता है, इनके जीन देंगे और कौन देगा। नीचे की जो 4 सेल है, नीचे वाली जो 4 सेल है, इनको फाइनल ऑर्डर मिलता है कि आपको बनाना है एक्टोडर्म। क्या बनाना है, एक्टोडर्म। तो आप कहोगे सर आटो सेल ने तो एंडोडर्म एक्टोडर्म बना दिया, तो फिर मीजोडर्म कौन बनाएगा। नहीं नहीं, मीजोडर्म बाद में, इन्हीं में फर्दर बात करें डिफरेंशिएशन होगा, उन्हीं से बनेगा। तो सबसे पहले होता है सेल डिफरेंशिएशन। क्या होता है भाइयों, यू मानो कि ऊपर की जो 4 सेल है, ये ऊपर की 1 2 3 4, इनको ऑर्डर मिलता है कि आपको बनाना है एंडोडर्म। क्या बनाना है, नीचे की जो सेल है उनको ऑर्डर मिलता है कि आपको बनाना है एक्टोडर्म। एक्चुअली ये एपिब्लास्ट हाइपोब्लास्ट बनाता है, लेकिन वो सिलेबस में इसे मैं नहीं पढ़ा रहा, ठीक है। सबसे पहले एंडोडर्म बनेगा, फिर एक्टोडर्म बनेगा। अब नीट में अपना आता है क्वेश्चन, जर्म लेयर बनने का सीक्वेंस बताओ। ये क्वेश्चन आ चुका है कई बार। अब मैं बताऊं, इसको रटने की कोशिश ना करें, याद करिए एवोल्यूशन। क्या याद करिए, में हम लोग हमारे एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में एवोल्यूशन को पूरा रिपीट करते हैं। अभी आप लोग साथ साथ पैरेलली एनिमल डाइवर्सिटी भी पढ़ रहे हो, तो सुनो, आपने भी एनिमल डाइवर्सिटी में ये पढ़ा है, यूनिसेलुलर थे, मल्टी सेलुलर पे डिप्लोब्लास्टिक, एसिलोमेट, सुडोसिलोमेट, ट्रू डिप्लोब्लास्टिक पढ़ा था। तो भाई जो डाइवर्सिटी में हुआ है ना, हमने हमारी एम्ब्रियोलॉजी में, हमारे माँ के यूट्रस में उसको फॉलो किया है। तो एक बात बताओ, डाइवर्सिटी में सबसे पहली जर्म लेयर कौन बनी थी, एंडोडर्म। कौन बनी थी, तो हमारी बॉडी में भी कौन बनेगी, एंडोडर्म। फिर कौन बनी सेकेंड नंबर पर, एक्टोडर्म। तो हम डिप्लोब्लास्टिक बने। क्या बने, हम शुरू में एसिलोमेट थे, तो ये जाइगोट भी शुरू में एसिलोमेट। ये बच्चे के अंदर कोई सिलोम नहीं है, ये वाली एंडोडर्म, ये वाली एक्टोडर्म, तो हम भी डिप्लोब्लास्टिक थे, इंसिलेंटेट्स की तरह। अरे बोलो। फिर धीरे 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 इन्हीं में आगे जाके फर्दर बात करें, चेंजेस आते हैं, और फर्दर चेंजेस आते हैं तो थर्ड नंबर पर बनती है मीजोडर्म। क्या बनती है, और जैसे मीजोडर्म बनेगी तो हम लोग जाएंगे ट्रिप्लोब्लास्टिक। क्या हो जाएंगे, और वो मीजोडर्म हमारी केविटी को कवर करेगी, तो हमारी केविटी को अब हम सीलोम बोलेंगे। क्या बोलेंगे। तो भाइयों इसको रटने की क्या जरूरत है, जो एवोल्यूशन में हुआ है एक्चुअली हम उसको अपने 9 महीने में पूरा रिपीट करते हैं।
यानी एक एक बात करें, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, सबको रिपीट करते हैं शुरू से लेके यहाँ तक, प्रोटोजोआ से लेके यहाँ तक। अरे बोलो, तो रटने की कोई टेंशन ही नहीं है। कई बच्चे बैठे बैठे रटते रहते हैं, पहले एंडोडर्म फिर एक्टोडर्म फिर मेसोडर्म, एक्टो एंडो मेसो। भाई रट क्यों रहा है? एवोल्यूशन में जो हुआ है ना, तेरे अंदर भी वही हुआ है। इवोल्यूशन में नोटोकोड बना, तेरे अंदर भी बना था, लेकिन तू वर्टिब्रेट है तो मैमल है, तो बाद में धीरे धीरे वर्टिबल कॉलम आ गया उसकी जगह। अरे बोलो, तो अपने जो एंसेस्टर हैं उनको हम हमारे 9 मंथ की एम्ब्रियोलॉजी में रिपीट करते हैं, ऑन्टोजेनी रिकैपिटुलेट फाइलोजेन। रटने की जरूरत ही नहीं, अपन तो एडवांस पढ़ रहे हैं। बोलो बोलो। तो सबसे पहले बात करें, मैं बता दूं, इनमें सबसे पहले होता है सेल डिफरेंशिएशन। अब सुनो, ये जो 4 सेल है, इधर देखो, ये 4 से ऊपर की वाली, इनको बोला 1 2 3 4। देखो भाई, आपको है ना, बात करें, एंडोडम बनाना है। नीचे की 4 आपको बनाना है एक्टोडम। क्या बनाना है? तो ऊपर वाली 4 तुमको मैंने क्या बनाने का ऑर्डर दिया? एंडोडम। और नीचे वाली 4 को, तो ठीक है, मैंने आपको ऑर्डर दे दिया, ठीक है, अब खड़े हो जाओ, और जो बनाने का ऑर्डर दिया है वो ऑर्डर फॉलो करो। तो क्या क्या होगा? सबसे पहले सेल डिफरेंशिएशन होगा, और सेकंड नंबर पर ये सेल अपनी जगह से निकलेगी और मोर्फोजेनेटिक मूवमेंट करेगी। जैसे एक्टोडर्म बनाने वाली सेल है, जाओ निकलो भी यहां से, जाओ ब्रेन बनाओ, स्पाइनल कोड बनाओ, अपना काम शुरू करो। बोलो। तो सेल अपनी जगह से बात कर निकलेगी और मोर्फोजेनेटिक मूवमेंट करके पहले तो टारगेट साइट पे जाएगी कि भैया एक्टोडर्म में तो बाहर की तरफ चलते हैं। अरे बोलो। तो सेल मूवमेंट करेगी, और सेल जो मूवमेंट कर रही ना, ये हमारी मॉर्फोलॉजी बनाने के लिए कर रही है। और मॉर्फोलॉजी बनने के लिए जो मूवमेंट होते हैं, इन्हीं को बोलते हैं मॉर्फोजेनेटिक मूवमेंट। और ये 2 तरह के होते हैं, एपीबोली, एम्बोली। क्या बोली? सुनना, एक्टोडम बनाने वाली सेल्स के मूवमेंट को बोलेंगे एपीबोली। क्या बोलेंगे? और एंडोडम, मीजोडम बनाने वाली सेल के मूवमेंट को बोलेंगे एम्बोली। क्या बोली? अच्छा, एपीबोली, एम्बोली ये भी हमारे सिलेबस में नहीं है, बस मैंने ऐसे बता दिया। अब एक बात बताओ, ये सेल अभी 4 ही थी, लेकिन अब इनमें डिवीजन भी होगा और ये मूवमेंट भी करेगी। भाई एक तो होता है कि सेल बैठी बैठी डिवीजन कर रही है, एक सेल को है कि भैया अपने टारगेट साइट पे भी जाओ, तो सेल चलती भी जाएगी और डिवीजन भी करती जाएगी, चलती भी जाएगी और डिवीजन भी करती जाएगी। तो एक बात बताओ, ऑक्सीजन का कंजप्शन तो सबसे ज्यादा इसी स्टेज में होगा ना, क्योंकि डिवीजन भी कर रही है, साथ में मूवमेंट भी कर रही है, और मूवमेंट के लिए ज्यादा ऑक्सीजन चाहिए, आई मीन ज्यादा एनर्जी चाहिए। इसीलिए गैस्ट्रुलेशन स्टेज में सबसे ज्यादा ऑक्सीजन का कंजप्शन देखा जाता है। किसका कंजप्शन? क्योंकि सेल मूवमेंट भी कर रही है, मॉर्फोजेनेटिक मूवमेंट, एपीबोली, एम्बोली। सर हम लोगों को एपीबोली, एम्बोली लर्न करने की जरूरत है? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। जितना लिख रखा उतना लर्न कर लो, वही मोर देन सफिशिएंट है। एनसीईआरटी में कुछ नहीं दे रखा दूर दूर तक। अरे बोलो। तो यहां पर क्या होगा? 3 जमले का फॉर्मेशन होगा, लेकिन कैसे होता है इधर देखो। सबसे पहले बात करें, ये जो अंदर वाली बात करें, जो लेयर है ऊपर वाली, ये सबसे पहले नंबर पर बनाएगी भाइयों एंडोडम। क्या बनाएगी? अब इसका लंबा चौड़ा प्रोसीजर होता है, हमने पूरा स्किप कर दिया, नहीं तो एक लेक्चर और खा जाएंगे हम लोग, और उस आना आ जाना कुछ है नहीं। ये जो नीचे की है, ये सेकंड नंबर पर बनाएगी एक्टोडम। क्या बनाएगी? तो देखो, हम कुछ कुछ घंटों के लिए डिप्लोब्लास्टिक थे, और फिर हम धीरे धीरे ट्रिप्लोब्लास्टिक बनेंगे। क्या बनेंगे? लेकिन सुनना, मीन वाइल ये जो ट्रोफोब्लास्टिक सेल थी, ये भी डिवीजन करेगी, और इनके डिवीजन से जो नई सेल बनी है, इनका ओरिजिन होता है मीजोडर्मल। कैसा होता है? लेकिन एक बात बताओ मेरे भाइयों, ये मीजोडर्म इस बच्चे की मीजोडर्म है कि बच्चे की बाहर की है? लेकिन है तो ओवरऑल जाइगोट की ना, इसमें माँ का कोई रोल नहीं है, सब बच्चे का टिश्यू। अरे बोलो। तो याद रखना, ये मेसोडर्म है लेकिन बच्चे के नहीं है, इसलिए इसको बोलेंगे एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म। क्या बोलेंगे? जोर से बोलो। याद करो, पीजीसी भी इन्हीं का पार्ट होता है, लेकिन ये और रोल भी प्ले करेगी, वो तो हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। समझ में आ रहा है? तो तीसरे नंबर पर ये बनता है, इससे पहले कि बच्चे का खुद का मेसोडर्म बनता, बाहर एक मेसोडर्म बन गया। तो भैया बाहर वाला मेसोडर्म पहले बना है, इसलिए हम इसको बोलेंगे प्राइमरी मेसोडर्म। क्या बोलेंगे? ऐसा आज के लिए भी कोई नहीं पूछता, ठीक है। और चौथे नंबर पर इन्हीं में फर्दर डिफरेंशिएशन होगा, और चौथे नंबर पर बच्चे का खुद का मेसोडर्म बनेगा। तो ये बच्चे का खुद का है, जिससे आज हमारी मसल, कनेक्टिव टिश्यू और एपिथेलियम बना है। बोलो। क्योंकि एक बात बताओ, इस एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म का अभी हमारी बॉडी में कोई पार्ट है क्या? है ना, स्पर्मेटोगोनिया, और फीमेल बॉडी में ऊगोनिया। क्योंकि पीजीसी यही तो है, ग्रीन कलर की सेल से तो बनी थी। बोलो बोलो बोलो। अरे पढ़ा दिया भाई। हाँ, तो ये चौथे नंबर पर बच्चे की खुद की मेसोडर्म बनेगी, तो बच्चे के अंदर बन रही है, इसलिए इसके रेस्पेक्ट में बच्चे के अंदर बन रही है, इसलिए इसको बोलेंगे इंट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म। क्या बोलेंगे? इंट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म। तो चूंकि ये पहले बनी है तो प्राइमरी, ये बाद में बनी है तो सेकेंडरी, इसको सेकेंडरी मेसोडर्म बोलते हैं। अब चूंकि जब हम पैदा हो जाएंगे
तो अभी हम लोग जो बोलते हैं ना कि हम 3 जर्म लेयर से बने, तो फिर इसको सेकेंडरी नहीं बोलते, क्योंकि प्राइमरी का कुछ है ही नहीं स्पर्मेटोगोनिया को छोड़ के। तो हम ऐसा तो ना पढ़ाते जब एनिमल टिश्यू पढ़ाते कि हमारी मसल सेकेंडरी मेसोडर्म से बनी, ये बोलते हैं मसल मेसोडर्म से बनी, कनेक्टिव टिश्यू मेसोडर्म से बना है। क्योंकि प्राइमरी मेसोडर्म का तो सिर्फ पीजीसी है, स्पर्मेटोगोनिया है, और फीमेल में oogonia है, उसका कुछ नहीं है। बोलो। तो आप कहोगे सर ये एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म सिर्फ पीजीसी बनाने के लिए बनी है? ना 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 ना, क्या बात कर रहा है। 9 महीने तक एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन में इनका बड़ा ही इंपॉर्टेंट रोल होता है, जिसको हम एमनियन, कोरियन, एलेंटस, योग से बोलते हैं। उनमें इनका बहुत तगड़ा रोल होता है, वो भी इसके थोड़ी देर बाद पढ़ेंगे। समझ में आ रहा है? नहीं आया? आया? नहीं आया? आया? चलिए रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, वापस ब्रीफ करता हूं फटाफट, सारा फ्लैशबैक में फटाफट पढ़ाना पड़ेगा, कहानी के फॉर्म में याद रखना है। फर्टिलाइजेशन हुआ, फर्टिलाइजेशन की बात करें 3 से 4 दिन में एक सॉलिड बॉल लाइक स्ट्रक्चर बनी, जिसको बोला मोरूला। क्या बोला? सेल डिफरेंशिएशन हुआ क्या? लेबर का क्लासिफिकेशन हुआ क्या? कोई केविटी बनी क्या? चलिए अब बना ब्लास्टुला। क्या बना? केविटी बनी क्या? सेल सेल में बात करें, लेबर का क्लासिफिकेशन हुआ क्या? लेकिन सेल डिफरेंशिएट हुई क्या? समझ में आ रहा है? इस हाल में इम्प्लांटेशन हो जाएगा। अगले 5 दिन के अंदर दीवारों में धंसने में लगेगा, जिसका डायग्राम मैं ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं। अरे बोलो। और मीन वाइल गेस्टुलेशन स्टेज होती है। गेस्टुलेशन स्टेज में 3 जर्म लेयर बनती है। क्या बनती है? बनने में 12 भी बनती है, लेकिन हम बच्चे की बात करें 3 जर्म लेयर। और ये बनने के लिए 2 चीजें होती है। सबसे पहले होता है सेल डिफरेंशिएशन। क्या होता है सबसे पहले? भाई सबसे पहले होगा सेल डिफरेंशिएशन, और ये जीन के कारण होता है। और सेकंड नंबर पर होता है मोर्फोजेनेटिक मूवमेंट। क्या होता है? ये 2 तरह का होता है, एक होता है एपी बोली। क्या बोली? एक होता है एम बोली। क्या बोली? एपी बोली याद रखना सिर्फ एक्टोडम बनाने वाली सेल के या ब्लास्टोमियर के मूवमेंट को बोलते हैं, और एम बोली भाइयों एंडोडम प्लस मीजोडम बनाने वाली सेल के मूवमेंट को बोलते हैं। अरे बोलो। समझ में आ रहा है? ये गेस्टुलेशन। लेकिन सुनना, ये जो मैंने एक्टोडम, एंडोडम, मेसोडम बनवाया है, अब ऐसा तो नहीं कि बस बने बने बन जाएगा, पूरा ही चेंज आ जाता है भाइयों। ये ब्लास्टोसिस स्टेज में मैं समझा रहा हूं, लेकिन फाइनली जब गेस्टुलेशन होता है ना, फाइनली जब गेस्टुलेशन होता है, यानी वो अगले 5 दिन यानी 12वें दिन, तो फिर ये जो जायगोट था वो ऐसा हो जाता है। ये ऐसा हो जाएगा। बात करें इसमें अंदर की तरफ एक केविटी बन जाती है। ये अंदर की तरफ केविटी बन गई, क्योंकि अब आपको माउथ एनस यानी गट बनानी है। सबसे पहले ट्यूब विद इन ट्यूब प्लान याद करो, वो यही बनना शुरू हो जाता है। तो इसमें अंदर एक केविटी बनी, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे? आर्केंट्रोन केविटी। क्या बोलेंगे? और इसकी ओपनिंग को बोलेंगे ब्लास्टोपोर। क्या बोलेंगे? तो ये गैस्टुला में होता है। किसमें होता है? गैस्टुला। तो सुनना, मोरूला सॉलिड बोल रहा है स्ट्रक्चर, ब्लास्टुला में केविटी बनी, और गैस्टुला में पूरी की पूरी आर्केंट्रोन बन गई। क्या बन गई? पूरी। और आर्केंट्रोन की जो ओपनिंग होती है भाइयों, उसको बोलते हैं ब्लास्टोपोर। अब मैक्सिमम बच्चे जो गलती करते हैं क्या करते हैं, उनको क्या लगता है कि यार आर्केंट्रोन केविटी की ओपनिंग को ब्लास्टोपोर, ब्लास्टोपोर मतलब ब्लास्टुला, तो आंसर लगा देते हैं ब्लास्टुला। ओ भाइयों, ब्लास्टुला में कोई पोर नहीं बना, ब्लास्टुला में केविटी जरूर बनी थी, उसको ब्लास्टोसील बोला। गैस्टुला में जो केविटी है वो बाइनली आर्केंट्रोन कहलाएगी, और उसकी ओपनिंग को ब्लास्टोपोर बोलेंगे। और ये ब्लास्टोपोर इस एनिमल में क्या बना रहा है? इसके बेस पर एनिमल 2 तरह के होते हैं, प्रोटोस्टोमिया, ड्यूटेरोस्टोमिया। आप लोग भी पढ़ रहे हो, इसे आपको पता है। एक बात बताओ, ब्लास्टोपोर से यदि पहले माउथ बना तो कौन है? और पहले एनस बना तो हम लोग कौन है? हाँ? ड्यूटेरो भाई, ऑब्वियसली बात है। तो ब्लास्टोपोर से बात करें पहले, यदि एनस बनता है तो ड्यूटेरोस्टोम है, और ये हम ही है। समझ में आया? तो इन 5 दिनों में गेस्टुलेशन में ये चेंज आते, 3 जर्म लेयर बनती है, आर्केंटोन केविटी बनती है, और ब्लास्टोपोर बनता है। अब इसको अपन यदि पूरा डिटेल से पढ़े तो एक लेक्चर 40 होगा फोकट का, और वहां से क्वेश्चन कुछ नहीं आता। जो आता है वो साफ साफ सामने लिखा हुआ है, इसके अलावा एक वर्ड नहीं आएगा, और मेरी गारंटी है। अरे बोलो। बल्कि हमारी एनसीईआरटी में तो ये भी नहीं दे रखा। बोलो। हम ऑलरेडी एनसीईआरटी से ज्यादा पढ़ रहे हैं, ठीक है? कोई डाउट है किसी को? कि गेस्टुला स्टेज फिनिश हो गया। अब सुनो, 12th डे गेस्टुलेशन स्टेज भी फिनिश हो गया, और साथ साथ ही क्लीवेज भी फिनिश हो गया, क्योंकि अब इनकी जो सेल्स थी ना, उनका केरोप्लाज्मिक इंडेक्स भाई नॉर्मल बॉडी सेल के बराबर हो गया। अब क्यों क्लीवेज करेंगे?
G1 G2 को चलाओ वापस, अब G1 G2 भी चलेगी, अब साइटोप्लाज्म भी बढ़ेगा, और अब ये साइज में बड़ा होगा और धीरे धीरे अब आपके लिए ऑर्गन बनाएगा। क्या बनाएगा? क्योंकि जर्म लेयर बन चुकी है, जिसको जो बनाना है बनाओ। तो सुनना, 13 डे से तो ऑर्गेनोजेनेसिस स्टार्ट हो जाता है। क्या स्टार्ट हो जाता है? हमारे ऑर्गन सिस्टम बनने लग जाते हैं। और याद करो, फर्स्ट ट्राइमेस्टर में तो सारे ऑर्गन सिस्टम बन जाते हैं। एनसीईआरटी की लाइन बोलो। ट्राइमेस्टर समझते हो? 3 3 महीने के पीरियड को हम लोग ट्राइमेस्टर बोलते हैं। फर्स्ट से 3, 4 to 6, 7 to 9। समझ में आ रहा है? तो याद रखना, फर्स्ट ट्राइमेस्टर में सारे ऑर्गन सिस्टम बन जाते हैं। लेकिन वो एनसीईआरटी में जो 3 लाइनें दे रखी है, नीट में वही आता है। अब उसके अलावा यदि मैं आपको डिटेल से पढ़ाऊं तो पढ़ाने का कोई लॉजिक है नहीं, क्योंकि वो आने वाला है नहीं। अरे बोलो। तो 12th डे के बाद 13 डे से गैस्ट्रुलेशन फिनिश हो चुका है, और 13 डे से ऑर्गन बनते हैं। क्या बनते हैं? और ऑर्गन बनते हैं तो देखो, अभी भी वो ऑर्गन भी बनेंगे जो हमारे एंसेस्टर्स के थे। किसके थे? क्योंकि हमारे ऑर्गन तो सबसे लास्ट में, फाइनल में बनेंगे। तो पहले बनता है जैसे नोटोकोड। क्या बनता है? बीइंग अ कोडेट नोटोकोड बनेगा। लेकिन नोटोकोड बीइंग अ मेमल, अभी आपका एडवांस करेक्टर नहीं है, उसकी जगह वर्टिबल कॉलम था। तो पहले नोटोकोड बनेगा और डीजनरेट हो जाएगा, और उसका रेमनेंट आज भी हमारी इस वर्टिबल कॉलम के बीच में जो इंटरवर्टिबल डिस्क होती है, उसके सेंटर में सॉफ्ट पार्ट होता है, जिसको बोलते हैं न्यूक्लियस पल्पोसस। क्या बोलते हैं? एम्स 2004 का क्वेश्चन। ये रेमनेंट ऑफ नोटोकोड होता है, और बाद में नोटोकोड खत्म हो गया, लेकिन उसकी जगह आ गया वर्टिबल कॉलम। कौन आ गया? अरे कौन आ गया? वर्टिबल कॉलम। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? आ रहा है ना? ठीक है, तो वो गेस्टुला के बाद होता है, मैंने इसे पढ़ा दिया। बात करो, सिलेबस में नहीं है, कोई नहीं पूछता उसको। ये समझ में आया ना? ठीक है, बस ये इंपॉर्टेंट इतना सा। चैंप लो इसको। चैंपो। कहाँ? कहाँ पे एक्स्ट्रा लिखा हुआ है? किस जगह पे? देना मेरे को। देखिए, amniotic cells, cells of rotoblastic cell, outer amniotic nutritive. अच्छा, फर्स्ट एंडोडम, सेकंड एक्टोडम, थर्ड पे एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोडम, फोर्थ पे एक्स्ट्रा, नहीं नहीं, इंट्रा करो इसको। ये जो फर्दर सेल डिफरेंशिएशन हो रहा है ना, अरे ये रे, ये यहाँ पे ये इंट्रा है। मैंने इंट्रा ही तो लिखा है, देखो ना। इंट्रा, एक्स्ट्रा तो ये था। इंट्रा करो उसको। ये होता है गांजा, चरस, भांग, हशीश, मारिजुएना, एलएसडी। विभ्रम की स्थिति पैदा करती है, हेलुसिनेशंस, इल्यूजन्स आते हैं। हाँ, फोटो ले लो, जो भी लेना लो फटाफट जल्दी से। हाँ बोलो भाई। हाँ, नहीं 8 नहीं होता, 8 फिक्स नहीं होता, ज्यादा होता है। कोई नहीं, काट दो उसको। अरे ट्रोफोब्लास्ट 8 फिक्स थोड़ी होता भाई। 8 तो मोरूला तक रहता, उसके बाद तो ट्रोफोब्लास्ट में सेल फिक्स नहीं होता, बढ़ता जाता हो। बता दूं? ऑनलाइन वालों कोई भी डाउट हो तो पूछ लो भाई। कल। अभी तो हेल्थ भी तो पढ़ेंगे। आने तो दो अभी। अभी तो कल ये रिप्रो खत्म होगा, फिर 2 लेक्चर रिप्रोडक्टिव हेल्थ में लग जाते हैं, लगभग डेढ़ मान लो, 1.5 लेक्चर। आप जैसे इंटेलिजेंट बच्चे हो तो 1 लेक्चर में भी हो सकता है।
जाएगा, आपको टेंशन ले रहे हो, बस पढ़ते जाओ तुम लोग, तुम्हारा काम क्या है, पढ़ना, बस। फॉर्म भर दी सब लोगों ने? भाई उसमें कुछ गलत उलत मत भर देना, हाँ, बाद में करेक्शन नहीं होगा, तो बेटर है यदि ना भरना है तो किसी अपने एक्सपर्ट है ना यहाँ, उनसे पूछ लेना कि सर मैं कैसे भरूं, ठीक है ना, हमसे नहीं, हम टीचर हैं, हम लोग फॉर्म भरने वाले एक्सपर्ट नहीं है, वो अलग से बैठे हुए हैं लाइन में, उनसे जाके पूछ लेना कि नीचे अपनी बिल्डिंग में नीचे जाना ना, पैसा क्यों लेंगे तुमसे, फीस दे दी ना तुमने, सब उसी में आता है, वहां जाके उनसे अरे फॉर्म नहीं भर पा रहे हो तो उस केस में आप लोग, और यूट्यूब पे एक वीडियो भी डाल दिया एलन ने कि आपको फॉर्म भरना नहीं आ रहा तो आप उसको देख लो। हाँ तो बस फिर, जब तुमको सब पता है तो मेरे से क्यों पूछ रहे हो फिर अब? तो बीइंग अ टीचर इज माई मतलब ड्यूटी है कि मैं आपको सही सजेशन दूं। और उस पर बीएम सर के वीडियो, मोटिवेशनल वीडियो भी आते होंगे, तुम लोग इस एज में अभी मोटिवेट करने, यार देखो ऑफलाइन में कितने बेचे जो अपने, मतलब हजारों तक सैकड़ों बेच होंगे, और वो सर बीएम सर को तुम लोग यूट्यूब पे और इंस्टा पे लाइव भी रहते हैं सर कई बार, और उनका रिकॉर्डेड वीडियो भी रहता है एलन के यूट्यूब चैनल पे, तो वहां जाके मोटिवेट हो जाया करो, तुमको लगे ना कि आप डिप्रेशन में जा रहे हैं, तो हफ्ते में एक एक दिन बीएम सर का वीडियो देख लिया करो, उनको देखते फिर आदमी ऐसा लगता है नहीं नहीं अब मैं पढ़ूंगा, इसी साल बात करें नीट निकाल दूंगा, तो कभी लगे ना तुमको कि यार मैं डल हो रहा हूँ, डिप्रेस हो रहा हूँ, मेरे मार्क्स नहीं आ रहे, तो वीडियो देख लेना सर का, बीएम सर का, ठीक है। मोटिवेशन, चलो, हाँ, वो तुमको नीट के बारे में, पढ़ाई के बारे में, क्योंकि सर एलन के डायरेक्टर है, मतलब इतने साल से पढ़ा रहे हैं, तो सर को कितना एक्सपीरियंस होगा, मतलब मैं खुद भी सर से पढ़ा हुआ हूँ, हम लोग, और सर ने, हाँ, फिजिक्स तो पढ़ाते थे ना, बिल्कुल पढ़ाते थे। हाँ एक्चुअली उस टाइम सर पढ़ाते नहीं थे, वो एक फिजिक्स का गुटका सोल्व कराने आते थे, जब हम लोग, मैं पढ़ता था, गुटका मिलता था पहले हम लोगों को फिजिक्स का, वो सोल्व करा, एलन के ज्यादातर टीचर एलन में पढ़े हुए हैं। वो उनका मुल्क नहीं पता। हाँ तो चलो इधर देखो, बात करें, बना लिया डायग्राम, अरे डायग्राम बना लिया क्या तुम लोगों ने? और वो टाइम था, मतलब वो फिजिक्स के बेस्ट टीचर थे, बात करें कोचिंग इंडस्ट्री में, वो अपने टाइम के, हाँ, कोचिंग इंडस्ट्री नीट में बेस्ट टीचर थे, बात, बच्चे उनके नाम से एडमिशन लेते थे कि बीएम सर किसमें पढ़ाएंगे, हम उसी बैच में जाएंगे, हैं। चलो उधर देखो, हम जब पढ़ने आए थे तब तक तो सर ऑलरेडी, मतलब वो सिर्फ गुटका सोल्व कराते थे, मतलब हमसे भी पुराने वाले जो सीनियर लोग हैं उनको पढ़ाया होगा, हम उनसे पढ़े नहीं है, बस गुटका सोल्व कराया था, हमसे भी जो बड़े, हम वहां पढ़ते थे समन्वय बिल्डिंग में, डीएवी स्कूल के साइड पे जो इमानुअल के सामने, हाँ वहाँ पे जो भी है, हाँ, इधर देखो, हाँ, अब पढ़ेंगे हम लोग एक्स्ट्रा इम्यूनिक मेम्ब्रेन, लेकिन आधे पौन घंटे में एक्स्ट्रा मेमोरी नहीं होती, मिनिमम उसमें 1 सवा घंटा चाहिए, तो फिलहाल अपन उस टॉपिक को स्किप करके आगे का टॉपिक ले लेते हैं, प्लेसेंटल हार्मोन। नहीं नहीं कोई तबीयत खराब नहीं, आज मेरी चकाचक है, इधर देखो। दोस्तों तुमको क्लास छोड़ने की कितनी शानदार मजा आते हैं ना। इधर देखो, बात नहीं, प्लीज बात नहीं, देखो, अभी मैंने प्लेसेंटा नहीं पढ़ा है, पर हम लोग प्लेसेंटल हार्मोन पढ़ सकते हैं क्योंकि वो बड़े ही आसान है, ठीक है। हमारी एनसीईआरटी में प्लेसेंटल हार्मोन 2 लाइन में खत्म कर रखे कि एचपीएल एससीजी, ये बात करें, रिलीज होते हैं। हाँ, अब सुनना, एक एक हार्मोन को मैं डिटेल से पढ़ा रहा हूं, शांति से सुनो, पहले समझो। प्लेसेंटा बनना स्टार्ट होता है 3 to 4 वीक में, और वेल डेवलप प्लेसेंटा बनता है 3 to 4 मंथ में। खैर वो वाला पार्ट मैंने अभी स्किप कर दिया क्योंकि अभी नहीं हो सकता, वो 1 घंटे में भी नहीं होगा, कम से कम 1.5 घंटा चाहिए पूरा कंटेंट पढ़ने में, वो कल के लेक्चर में हो जाएगा, बाकी का पार्ट अभी पढ़ लेते हैं। प्लेसेंटल हार्मोन यानी प्लेसेंटा से रिलीज होने वाले हार्मोन, दो नेचर के होते हैं, कुछ होते हैं स्टेरॉयडल और कुछ होते हैं प्रोटीनियस। इधर देखो,
स्टेरॉयडल हार्मोन और प्रोटीनियस हार्मोन। स्टेरॉयडल हार्मोन कौन कौन से होते हैं? दो होते हैं, देखो बात करें। एक होता है एस्ट्रोजन, क्या होता है? और इसी का दूसरा नाम होता है एस्ट्राडायोल। क्या नाम होता है? क्या फंक्शन है सुनो। एस्ट्रोजन नेक्स्ट 9 मंथ के लिए एंडोमेट्रियम को मोटा ही करेगा, बस इसका एक ही काम है। एस्ट्राडायल भी इसी को बोलते हैं, ठीक है। दूसरा होता है प्रोजेस्टेरोन। कौन होता है? या इसी को बोलते हैं प्रोजेस्टिन। क्या बोलते हैं? प्रोजेस्टिन। प्रोजेस्टेरोन याद रखना, ये 9 मंथ तक यूटेराइन कॉन्ट्रेक्शन को रोक कर रखेगा, जो दीवारें एस्ट्रोजन बनाता है उनको मेंटेन करेगा, और एमनियोटिक फ्लूइड बनवाएगा, जो प्रेगनेंसी के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। अरे बोलो। तो ज्यादा इंपॉर्टेंस एक्चुअली प्रोजेस्टेरोन की होती है। किसकी होती है? क्योंकि एस्ट्रोजन सिर्फ दीवारें बना सकता है, लेकिन प्रोजेस्टेरोन नहीं हुआ उसी दिन एबॉर्शन हो जाएगा, इसलिए प्रोजेस्टेरोन प्रेगनेंसी हार्मोन होता है। तो अपन जब बात करें, सॉरी, जो एबॉर्शन पिल्स होती है वो कुछ नहीं होती, वो एंटी प्रोजेस्टेरोन होती है। क्या होती है? किसी भी फीमेल को एंटी प्रोजेस्टेरोन पिल दे दो, उसमें बात करें एबॉर्शन हो जाएगा, क्योंकि प्रोजेस्टेरोन प्रेगनेंसी हार्मोन हुआ। हाँ, तो एंटी प्रोजेस्टेरोन दे दो उसको, बात करें तो ऑटोमेटिकली एबॉर्शन हो जाएगा, क्योंकि यूट्राइन कॉन्ट्रेक्शन स्टार्ट हो जाएंगे और दीवारें टूटना स्टार्ट कर देगी, और बच्चा दीवारों के बीच में था वो वॉश आउट हो जाएगा। बोलो। ठीक है, ठीक है, बस इतना ही फंक्शन इनका। बाकी अभी जब वो प्लेसेंटा पढ़ेंगे तो ऑटोमेटिकली उसमें सब आ जाएगा। बाकी फंक्शन, बाकी हार्मोन क्या क्या होते हैं इधर देखो। प्लेसेंटा से रिलीज होता है एससीजी। क्या रिलीज होता है? इसकी फुल फॉर्म होती है ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन। क्या होती है? ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन। एक बात याद रखना, किसी भी हार्मोन के पीछे ट्रोपिन वर्ड आता है, इसका मतलब क्या होता है भाई? एंजाइटी, पेन बंद कर। किसी भी हार्मोन के पीछे ट्रोपिन वर्ड आता है, इसका मतलब क्या होता है? स्टिमुलेटरी हार्मोन। कौन सा हार्मोन? ये किसी चीज को स्टिमुलेट करते हैं। अब एक घर की बात बताऊं, बच्चा इतना सा है, 9 मंथ में एक इतना बड़ा हेल्दी बच्चा, लगभग 3.25 किलो का, 7.3 पाउंड का एक हेल्दी बच्चा डिलीवर्ड होता है। तो एक बात बताओ, इन 9 मंथ की ड्यूरेशन में एक माँ अपने बच्चे को सब कुछ देगी, तो बच्चा पहले डिमांड करेगा। बच्चा पहले बच्चा पहले माँ से डिमांड करेगा। तो बच्चा है ना, ठीक है प्लेसेंटा है, लेकिन प्लेसेंटा के बच्चे वाली साइड से, भाई प्लेसेंटा और माँ और बच्चे दोनों के बीच का कनेक्शन है, लेकिन ये हार्मोन है ना बच्चे वाली साइड से रिलीज होते हैं, और माँ में जाएंगे, और ये माँ को स्टिमुलेट करेंगे कि आप ये भेजो, ये भेजो, ये भेजो। एक माँ अपने बच्चे के लिए सब कुछ भेजेगी, लेकिन सेल कभी नहीं भेजेगी, क्योंकि सेल में तो एंटीजन होता है। बोलो बोलो बोलो। तो याद रखना, जो जो डिमांड करेगा बच्चा, सब डिमांड करेगा प्लेसेंटा, लेकिन भेजना पड़ेगा माँ को। तो बच्चे ने सबसे पहला हार्मोन भेजा। अच्छा, सबसे पहला भी यही होता है, एससीजी। कौन होता है? एससीजी। तो एससीजी ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन है। मैं इसके फंक्शन भी बता देता हूँ। ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन जो होता है भाइयों, सबसे पहला फंक्शन है, ये करेगा मेंटेन। क्या करेगा? किसको? कॉर्पस ल्यूटियम। मेंटेन कॉर्पस ल्यूटियम, क्योंकि ये तो इम्प्लांट होते ही तुरंत बात करें ब्लड में आ जाएगा और कॉर्पस ल्यूटियम को मेंटेन कर लेगा। और हर हाल में इम्प्लांटेशन किसी मेस्टोसाइकिल के 23 डे के पहले पहले ये होता है, यानी कॉर्पस ल्यूटियम इससे पहले कि डीजनरेट होना स्टार्ट करे, ये दूसरा के उसको हैंडल कर लेगा। अरे बोलो, क्योंकि एलएच तो चला जाएगा, तो एक तरह से एलएच का ही तो काम कर रहा है। बोलो बोलो बोलो। दूसरा याद रखना, यही प्रेगनेंसी टेस्ट का बेस होता है। भाई फीमेल, या जैसे फीमेल को मेंसेस मिस हो गया, अब उसने लास्ट मंथ अनप्रोटेक्टेड कोइटस किया था, तो उसको डाउट है कि वो प्रेग्नेंट तो नहीं है, तो या तो हॉस्पिटल जाएगी किसी डॉक्टर के पास, या घर पर ही बात करें चेक करेगी। अब एससीजी हार्मोन यदि ब्लड में है तो किडनी में भी जाएगा, किडनी में है तो फिर यूरिन में भी जाएगा। अरे बोलो। तो चाहे फिर उसको यूरिन के थ्रू टेस्ट करो, चाहे उसको ब्लड के थ्रू टेस्ट करो, जो टेस्ट होता है वो एससीजी होता है। क्या होता है? यानी एचसीजी केवल ट्रोफोब्लास्ट, ट्रोफोब्लास्ट है बच्चे की, यानी प्रेगनेंसी है, तभी तो एचसीजी आया। तो जो प्रेगनेंसी टेस्ट होता है उसको चाहे ब्लड के थ्रू करो, चाहे उसको यूरिन के थ्रू करो, एचसीजी ही को ही हम टेस्ट करते हैं, बस वही प्रेगनेंसी टेस्ट होता है। समझ में आया? प्रेगनेंसी टेस्ट को ग्रेविडा टेस्ट भी बोलते हैं। क्या भी बोलते हैं? ग्रेविडा मतलब प्रेगनेंसी होता है। ठीक है। तीसरा,
एक्चुअली ये तो ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन है, ह्यूमन के कोरियन से रिलीज होता है, बाद में पढ़ेंगे क्या होता है, आज छोड़ दिया हमने वाला पार्ट। गोनाडोट्रोपिन तो ये बच्चे के गोनाड्स को डेवलप करवाएगा। किसको डेवलप करवाएगा? क्योंकि गोना, तो इसके लिए जो जो चाहिए वो माँ भेजेगी। कौन भेजेगी? माँ। तो एक्चुअली ये करवाता है डेवलपमेंट। क्या करवाता है? डेवलपमेंट करवाता है ऑफ गोनाड्स, ऑफ फीटस जो है, बात करें जो एम्ब्रियो है उसके गोनाड्स का डेवलपमेंट कराएगा। समझ में आ गया? समझ में आ गया? ठीक है। सेकंड बच्चे ने भेजा, बात करें जो है एस, ह्यूमन कोरियोनिक सोमेटोमेमोट्रोपिन, सोमेटोमेमोट्रोपिन। बच्चे ने एक हार्मोन भेजा, बात करें माँ को, बोले मम्मी मम्मी मेरे को ना ग्रोथ हार्मोन दो। बोले क्यों, तेरे को ग्रोथ हार्मोन क्यों चाहिए? बोले मम्मी मैं अभी इन्ना सा हूं, तो मेरे को इतना बड़ा बनना है, बाहुबली बनना है। अरे बोलो, तो आप मेरे को ग्रोथ हार्मोन दो, क्योंकि बिना ग्रोथ हार्मोन के मैं ग्रोथ कैसे करूंगा? अरे बोलो। तो क्या होगी? माँ की पिट्यूटरी ग्रोथ हार्मोन बनाएगी इस सोमेटोमेमेट्रोपिन के रेस्पेक्ट में। तो याद रखना, माँ को बनाना ही पड़ेगा ग्रोथ हार्मोन। क्या बनाना पड़ेगा? और ग्रोथ हार्मोन भेज रही है मदर। कौन भेज रही है? बच्चा कहां से बनाएगा? उसको तो खुद पिट्यूटरी नहीं है। अरे खुद बच्चा पिट्यूटरी के बराबर का नहीं है अभी तो। खुद बच्चा पिट्यूटरी के बराबर का नहीं है तो वो ज्यादा सही है। तो याद रखना, माँ से बोलेगा कि माँ ये लो HCS और आप मेरे को भेज दो फटाफट से ग्रोथ हार्मोन, और माँ ग्रोथ हार्मोन भेजेगी, और ये ग्रोथ हार्मोन इनने से टावर को इतना बड़ा बना देगी। अरे बोलो। तो अगले 9 महीने तक आता ही रहेगा। तब एक बात बताओ, माँ जब ग्रोथ हार्मोन बनाएगी तो ये ग्रोथ हार्मोन बच्चे में जाएगा, लेकिन बच्चे में तो बाद में जाएगा, पहले माँ के ब्लड में घूमेगा, तो पहले माँ की ग्रोथ हो जाएगी। इसीलिए प्रेगनेंसी के ड्यूरेशन में फीमेल्स में ओबेसिटी आ जाती है। क्या आ जाती है? ओबेसिटी, क्योंकि ग्रोथ हार्मोन रिलीज होगा तो माँ का भी वेट बढ़ा देगा। अरे बोलो। और नॉर्मली मतलब ऐसा बोलते हैं गायनेकोलॉजिस्ट की नॉर्मली 10-15 किलो वेट बढ़ना भी चाहिए एक हेल्दी बेबी डिलीवर करने के लिए। अरे बोलो। समझ में आया? तो आप कहेंगे सर इतना ग्रोथ हार्मोन रिलीज होगा तो माँ को कोई फिर डिस्टर्बेंस नहीं होता? मतलब एक तो नॉर्मल जैसे हम है, एक नॉर्मल फीमेल है और एक प्रेग्नेंट फीमेल है, तो उसमें इतना सारा ग्रोथ हार्मोन रिलीज होता है तो ये तो BP बीमार डिस्टर्ब करेगा। हाँ जी बिल्कुल करेगा। तो सर प्रेगनेंसी तो बर्डन हुआ, बिल्कुल हुआ बर्डन। एक नॉर्मल मेल है और एक नॉर्मल फीमेल है, वो अपनी जिंदगी चला ले वही खूब होता है। फिर एक प्रेग्नेंट फीमेल खुद की जिंदगी तो चला ही रही है और नई जिंदगी को जन्म भी दे रही है, तो सोचना 9 महीने तक उसके लिए बहुत बड़ा बर्डन होता है। एंड नॉट ओनली 9 महीने, आफ्टर बात करें बर्थ तो और ज्यादा प्रेग्नेंट बात करें टेंशन है उसको, पालो पोसो। बोलो। तो याद रखना हमारी जेनेटिक्स में तो फीमेल का रोल होता ही होता है, हमारी मदर का, कि साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस भी है। सोचो बाकी में भी तो उन्हीं का रोल है। अरे पैदा तो माने किया है भाई, पाला पोसा भी उन्होंने, ये फीडिंग भी उन्होंने कराई है, पार्चुरेशन भी, प्रेगनेंसी भी, तो सोचो उनका कितना ज्यादा रोल है। अब वो चाहती है कि आप डॉक्टर बनो और आप यहाँ आके तुम IPL देखते हो। सर आप हमें ऐसे इमोशनली ब्लैक, मैं इमोशनली ब्लैकमेल नहीं कर रहा, मैं सीधा सीधा बोल रहा हूँ। तुम्हारी मम्मी को लगता होगा कि छोरा अपना वहां पढ़ रहा है, ले बेटा इधर IPL। भाई IPL का स्कोर क्या हुआ? अरे IPL के स्कोर से तुमको क्या लेना देना, मुझे समझ में नहीं आता है। पढ़ लो भाई, ये IPL हमें दे दो, ये मैं कर लेता हूँ, तुम Dream11 पे टीम बना लो। दोस्तों पढ़ लो, तुमको सब पता है पढ़ाई को छोड़ के। अब तो पढ़ लो तुमको। अच्छा सही बताओ, चलो मम्मी पापा तो सबको सबके एजुकेटेड है इस एरिया में, हो सकता है हमारे ग्रैंड पेरेंट्स इतने एजुकेटेड ना हो, और आप में से सपोज कोई गांव का होगा तो उनके ग्रैंड पेरेंट्स तो ये सोच रहे होंगे कि छोरा डॉक्टर बनने गया है। वो ग्रैंड पेरेंट्स जो इतने एजुकेटेड नहीं है उनको तो लगता है कि, उनको ये नहीं पता कि नीट क्या होता है, MBBS क्या होता है, उनको तो लगता है कि छोरा डॉक्टरी करने गया है और ये 2-4 साल बाद डॉक्टर बन के आएगा कोटा से। अल्ले छोरा जाके बोल रहा है पापा मैं नर्सिंग करूंगा। समझ रहे हो ना बात? बेइज्जती हो जाएगी मतलब। तो थोड़ा सा पढ़ लो। अब IPL ब्लॉक मारो, अपने सारे इंस्टा टिंडर के अकाउंट बंद करो। हंस के आ रहे हो दुष्टो, बंद करो उनको। 3 महीने रह गए एग्जाम के, और क्लास से मिस मत करो। टिंडे का बड़ा भाई टिंडर। इधर देख, इधर देखो। तो याद रखो, एक बात बताओ, एक बात बताओ, माँ की ग्रोथ पहले होगी तो नॉर्मली फीमेल में ओबेसिटी आ जाती है। क्या आ जाती है? ओबेसिटी आ जाती है। अच्छा फीमेल का BP और BMR भी डिस्टर्ब होगा, होगा नहीं होगा? क्या ग्रोथ हार्मोन BP BMR डिस्टर्ब करता है? यस होगा, बिल्कुल होगा। लेकिन आगे देखो अभी सेट भी हो जाएगा। कैसे? अगला रिलीज होगा HCT, इसकी फुल फॉर्म है ह्यूमन कोरियोनिक थायरोट्रोपिन।
बच्चे ने एक और हार्मोन भेजा, मम्मी मम्मी ये लो SCT। बोले बेटा अब क्या चाहिए? बोले मम्मी मेरे को थायरोक्सिन दो। क्या दो? तो फीमेल को थायरोक्सिन यानी मदर को थायरोक्सिन भेजना ही पड़ेगा। आप कहोगे सर थायरोक्सिन क्यों जरूरी है? ओ एंडोक्राइन में आपने कभी ना कभी पढ़ा होगा, थायरोक्सिन हार्मोन बच्चे की मेंटल फिजिकल सेक्सुअल तीनों ग्रोथ के लिए जरूरी है। और याद रखना थायरोक्सिन इज द ओनली हार्मोन व्हिच डज नॉट स्टोर बाय द बॉडी। इसको आयोडीन भी चाहिए। क्या भी चाहिए? तो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी इसीलिए फीमेल की डाइट बड़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है। क्या इंपॉर्टेंट हो जाती है? डाइट। डाइट में आयोडीन मतलब सब कुछ चाहिए उसको, नहीं तो चलो ठीक है माँ तो एक एडल्ट है, वो तो ऑलरेडी उसकी लाइफ अच्छी खासी चल रही है, बच्चे की वाट लग जाएगी, थोड़ा बहुत भी ऊपर नीचे हुआ तो, क्योंकि मेंटल फिजिकल सेक्सुअल तीनों ग्रोथ में थायरोक्सिन का रोल होता है। अरे होता नहीं होता? तो आपको कुछ और थायरोक्सिन भी तो बीपी बढ़ाता है। भाई बच्चे में तो बाद में जाएगा थायरोक्सिन, पहले तो माँ के अंदर ही ब्लड में घूमेगा, तो उसका बीपी बीमार बढ़ेगा, ऑब्वियसली बढ़ेगा। बात करें तो फिर चौथा हार्मोन ये देखो जो बच्चा भेज रहा है, SCC, ह्यूमन कोरियोनिक कोर्टिकोट्रोपिन। बच्चा देखो कितना शाना है। बच्चे ने क्या किया? देखो मम्मी है आपका बीपी बीमार ग्रोथ हार्मोन और थायरोसिन में जैसे डिस्टर्ब हुआ ना। बोले हाँ। टेंशन मत लो, अब ऐसा करो मैंने भेजा SCC, तो आप क्या करो अपने ही कोर्टिसोल बनवा लो। क्या बनवा लो? बोले कोर्टिसोल क्यों? बोले AR सर ने बोला है कि कोर्टिसोल जो होते हैं ना वो लाइफ सेविंग हार्मोन होते हैं। क्या होते हैं? तो ये कोर्टिसोल बीपी बीएमआर कंट्रोल करेगा जो ग्रोथ और थायरोक्सिन हार्मोन की वजह से डिस्टर्ब हुआ है। समझ में आया? तो माँ खुद ही रिलीज करेगी कोर्टिसोल। देखो बच्चा कितना समझदार है, मतलब है अपनी माँ का कितना ध्यान रखता है मेरे डेवलपमेंट में, कि माँ मैंने डिस्टर्ब करवाया ना, कोई बात नहीं, इसको सेट भी मैं करवाऊंगा। और SCC भेजकर माँ का कोर्टिसोल रिलीज होगा और उन्हीं का बीपी और बीएमआर, क्या क्या भाई? बीपी और बीएमआर को कंट्रोल करेगा। क्या करेगा? बीपी बीएमआर को कंट्रोल करेगा। समझ में आ गया? नहीं आया? आ गया? एक होता है HPL। क्या होता है? फुल फॉर्म बताओ। ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन। सुनना, ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन 7 साढ़े 7 महीने के बाद रिलीज होता है, ये पहले रिलीज नहीं होता, क्योंकि पहले इसका क्या काम है। और याद रखना ये रिलीज करवाएगा प्रोलैक्टिन। क्या रिलीज करवाएगा? और प्रोलेक्टिन को भी मदर ही बनाएगी। और याद रखना प्रोलेक्टिन ही फर्स्ट कोलोस्ट्रम के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। कोलोस्ट्रम फर्स्ट मिल्क होता है फीमेल का। अरे बोलो, ये मैं ऑलरेडी आपको पढ़ा चुका हूँ, ब्रेस्ट वाले पार्ट में पढ़ा दिया। पढ़ा दिया। तो बच्चे ने खुद के लिए डिमांड भी कर ली कि मम्मी मम्मी में पैदा होने वाला मेरे लिए बात करिए फीडिंग के लिए कोलोस्ट्रम तैयार कर लो जिसमें रिच अमाउंट में एंटीबॉडीज होगी। बोलो होगी नहीं होगी? बच्चा कितना समझदार है यार, है? हाँ, अच्छा कितना डिमांडिंग है बच्चा। एक होता है रिलैक्सिन। क्या होता है? सुनना, रिलैक्सिन रप्चर। देखो तुम्हारी माँ ने मतलब 9 महीने तक तुम्हारी कितनी डिमांड फुलफिल किया। अब उनकी एक ही डिमांड है, डॉक्टर बन जाओ। हो जाएगी? सच्ची? आई शपथ? ठीक है चलो फिर अच्छी बात है। रप्चर्ड प्लेसेंटा से रिलैक्सिन रिलीज होता है, लेकिन याद रखना रप्चर्ड प्लेसेंटा बोला इसका मतलब पार्चुरेशन स्टार्ट हो रहा है, ये केवल लास्ट में रिलीज होगा, बीच में रिलीज नहीं होगा। और याद रखना रप्चर प्लेसेंटा से रिलीज होगा तो ये रिलैक्सिन अब यहां दो काम करेगा। क्या? फीमेल का जो पेल्विक गर्डर होता है, चूंकि बच्चा तो डिलीवर्ड हो गया भाई, स्पर्म गया पेनिस के थ्रू, स्पर्म चला गया, बच्चा इम्प्लांट हुआ, लेकिन बच्चा बड़ा होगा। अब इतने बड़े बच्चों को बर्थ के नाल से बाहर लाना है, तो बर्थ के नाल को बात करें, ये पेल्विक गर्डर जो है, जो प्यूबिक सिंपाइसिस जॉइंट है उसको नेरो बना के रखता है। तो क्या होगा, ये जो बात करें रिलैक्सिन है, ये पेल्विक गर्डर को वाइड करेगा, और आगे की तरफ जो जॉइंट होता है प्यूबिक सिंफाइसिस, क्या होता है, उसको लूज करेगा, ताकि बर्थ केनाल का डायमीटर बढ़े और बच्चा डिलीवर्ड हो पाए। और साथ ही साथ ये बर्थ केनाल को लुब्रिकेट करेगा ताकि बच्चा इजीली डिलीवर्ड हो सके। अरे बोलो, बर्थ केनाल बोले तो सर्विक्स प्लस वेजाइना, याद है? तो याद रखना ये रेस्पॉन्सिबल होता है भाइयों किसके लिए? वाइडनिंग। किसके लिए? वाइडनिंग ऑफ पेल्विक गर्डर। ये पेल्विक गर्डर को बात करें वाइड करेगा, एज वेल एज लुब्रिकेशन, लुब्रिकेशन टू बर्थ केनाल, लुब्रिकेशन टू बर्थ केनाल। समझ में आया? नहीं आया? आया? कोई भी डाउट हो तो पूछो। नहीं है? यस। हाँ, वो इसके लिए लिख रखा होगा उसने, कोर्टिसोल के लिए लिखना, ठीक है? मैंने जो लिखा है ये इससे करेक्ट कर लो उसको, ठीक है? चलो चेपो फटाफट। ऑनलाइन वालों
आप लोगों को कोई डाउट हो तो पूछिए भाई। हाँ, लिख लिया भाइयों? कोई भी डाउट हो तो बताओ। हाँ बताओ, डाउट बताओ, तो बताओ। चलो, चलो ये भी हो गया। अब आता है इसके बाद पार्चुरेशन। लेकिन पार्चुरेशन में भी मैंने आपको वो पढ़ाया नहीं कि प्लेसेंटा बनता कैसे, तो फिर टूटेगा कैसे। नहीं नहीं, मैं और बीच में इसमें एक टॉपिक है, पूरे एक लेक्चर का है वो है एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन्स। तो वो तो खैर भी हो नहीं सकता। चाहो तो मैं पार्चुरेशन पढ़ा सकता हूँ, इसमें आप प्लेसेंटा वगैरह इमेजिन कर लेना कि हाँ ऐसे होता है। ऊपर से जाएगा। ऐसे भी तुम्हारा सिलेबस सबसे आगे चल रहा है बाकी बैचेस में से।